So, hello everyone, very good evening, and here I am again with all of you, Varsha, and I am here with another session of this particular chapter, that is human reproduction. As we have already covered the so many, I think 3 to 4 topics of this particular chapter, so I have come with another topic of this particular chapter, that is oogenesis, okay, which is really very important. एंड हमने काफ़ी चीज़ें जो है कवर कर ली हुई हैं, एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, एंड ऐसे ही अच्छे से रहिए। एंड यहाँ पे जो है अपन चीज़ें जो है करते रहेंगे, क्योंकि ये आई होप यू रिमेन हेल्दी, क्योंकि आप अगर हेल्दी रहोगे तभी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे। सो या So, what do you think? Let's start the session then. Yeah. So, today we are going to cover this particular topic, that is oogenesis. इससे पहले हमने क्या क्या करा था? Come on. ज़रा सा अपन जो है चीज़ें थोड़ी सी जो है रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, यू नो। सो हाँ, आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन भी अपन करेंगे, बट पहले हम ये सोच लेते हैं कि विच टॉपिक वी हैव कवर्ड अंटिल नाउ, राइट। सो लेट्स सी। तो हमने ये पढ़ लिया भाई रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है, तो यस, रिप्रोडक्शन बेसिकली ये है कि मतलब एक प्रोसेस है, वो क्यों हो रहा है, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर ओन स्पेसीज, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दिस ऑन दिस अर्थ इज डूइंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, दैट इज रिप्रोडक्शन। पर हम यहाँ पे इस चैप्टर में क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। सो ऑब्वियसली ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है, ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं, बट दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ओके। तो आपको चीज़ें याद आ रही होगी, हाँ भाई मैम ने तो पढ़ाया है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज गो बैक टू द फर्स्ट लेक्चर एंड वॉच इट प्रॉपरली, एंड आफ्टर देन कवर द सेकेंड लेक्चर एंड देन कम टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर, ओके। सो या, तो हम लोग इस तरह से धीरे धीरे जो है चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, चैप्टर को कवर कर रहे हैं, एंड टुडे वी विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग some important questions as well related to this particular topic. So yeah, क्योंकि बेटा क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल एज फॉर इफ़ यू आर गोइंग टू गिव दैट 12th बोर्ड्स। तो ये चैप्टर जो है आपकी 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और आपको इस चैप्टर का, तो हम जो है 12th बोर्ड के हिसाब से जो चैप्टर जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो करने वाले हैं, एंड नीट के हिसाब से भी जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो भी करने वाले हैं। प्लस वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज oogenesis, ओके। उससे पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द होल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। एंड देन हमने गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस भी कवर कर लिया है, राइट। तो अब गैमेटोजेनेसिस का दूसरा पार्ट है, विच इज oogenesis, ऑब्वियसली विच अकर इन फीमेल, राइट। तो हम oogenesis मतलब बेसिकली ओवम का फॉर्मेशन। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जेनेसिस, whenever the word genesis comes, it just means that it is the process of formation of something, okay. So here we are discussing about oogenesis, मतलब ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चे, ठीक है। तो चलिए उससे पहले हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस किया है, तो हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर भी देखा था, जो कि आपको अगर याद आ रहा होगा, डायग्राम ऑफ स्पर्म, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, हेड, नेक एंड टेल, राइट। सो या, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल इज एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेल है जो एज एन एनर्जी सोर्स यूज हो रही है, किस चीज के लिए, फॉर द स्विमिंग ऑफ स्पर्म, है ना। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हेड, जो टेल पार्ट है स्पर्म का, है ना, इट इज हेल्पिंग इट इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, दैट वी ऑल्सो कॉल्ड एज विप्लाश मूवमेंट, राइट। तो यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल है, तो ये बेटा ये जो मूवमेंट करने की जो एनर्जी है, एनर्जी, अरे बच्चा एनर्जी मतलब ये आपको याद आना चाहिए, एटीपी, या एटीपी। और एटीपी आपको पता होना चाहिए, एटीपी क्या है। अगर हम एटीपी की बात करें तो आपको एटीपी का फुल फॉर्म जरा देख लेते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है बेटा, आई थिंक इट इज नॉट विजिबल, वी शुड यूज सम डिफरेंट कलर, लेट्स यूज दिस वाइब्रेंट कलर, ठीक है। तो एटीपी का फुल फॉर्म बेटा क्या है, चलिए अगर जिनको नहीं पता है तो प्लीज लिख लीजिए, दैट इज एडिनोसिन ट्रायोफॉस्फेट,
ठीक है. सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी. ओके, सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. और इसी में जब ये ट्रायोफॉस्फेट, मतलब बेसिकली यहाँ पे 3 फॉस्फेट हैं और यही जब 2 हो जाते हैं ना तो इनको हम बोलते हैं बेटा एडीपी. तो बस सिमिलर ही होगा इसमें, बस हमें एडिनोसिन डाइफॉस्फेट लिखेंगे. ओके, सो या तो अभी हमने एटीपी और एडीपी तो कर लिया. भाई क्यों बात कर रहे हैं मैम? अब आप सोच रहे हो मैम क्यों बात कर रही है एटीपी एडीपी वगैरह के? अरे बेटा एनर्जी सोर्स जो है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमें प्रोवाइड कौन करता है? विच सेल ऑर्गेनेल इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. बचपन से पढ़ते आ रहे बच्चे, 5th 6th क्लास से आपने पढ़ना स्टार्ट करा होगा. इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. तो बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो हियर द आंसर विल बी एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग फॉर स्पर्म इज माइटोकॉन्ड्रिया. और यहाँ पर बाकी जो है सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस एंड फ्लैजिला. एज वी ऑलरेडी नो कि यहाँ स्पर्म का जो न्यूक्लियस है दैट इज कंटेनिंग सम जेनेटिक मटेरियल दैट इज क्रोमोसोम्स, राइट. सो और आपको पता होगा, आपको याद होगा कि स्पर्म क्या होते हैं? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, है ना. इट्स अ मेल गैमेट, राइट. इट्स अ गैमेट, सो या इट इज हैप्लॉइड. ओके, और फ्लैजिला जो है इट विल हेल्प इन द मूवमेंट. तो आई होप कि इतना रिकैप काफ़ी है हमारे लिए. और बाकी अगर आपको वापस से मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर इफ़ यू आर forgetting something, then please visit that YouTube video once again, watch it completely and your doubts will be all clear. And अगर उसके बाद भी रह गए हैं तो just comment in the comment section. Okay, let's move to the next slide now. So now finally we are going to discuss the particular topic that is oogenesis. बेटा ये काफ़ी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा दिखने से, बट आई एम गोना मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है कि भाई आपको जो है ज़्यादा टाइम टेकिंग ना लगे मुझे बनाने में, कि आप बैठे हो मैम अब बना रही है, ठीक है. तो मैंने इसलिए पहले से बना के रखा है. चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है. चलिए शुरू करते हैं. देखो बेटा, लेट्स चूज अ डिफरेंट कलर. या अब देखो बेटा यहाँ पे फर्स्ट जो है आप देख रहे हैं, जैसे अगर आपको याद होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जब हम स्पर्म फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था बच्चे, है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन, आपको याद होना चाहिए कि गैमेट फॉर्मेशन में हमेशा कौन से टाइप का सेल डिवीजन होता है? मियोसिस सेल डिवीजन. कौन सा बेटा? मियोसिस होता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी ओवम भी क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ गैमेट, राइट. तो यहाँ पर जो है बेटा वहां पे होता था स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोगोनिया से. तो यहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन किससे होगा? तो दैट इज नोन एज oogonia. देखो बच्चे, हम लोग अगर ना सारी चीजें कनेक्ट करके पढ़े और मतलब है ना, तो आपको चीजें अच्छी तरह से याद रहेंगी. तो बेटा ये oogonia जो है ना, ये कब हो रहा है पता है? ये फीमेल में हो रहा है, एक बेबी गर्ल में हो रहा है. जब वो कब है? जब वो कहाँ है? मदर के वुम्ब में ही है. कहाँ है बेटा? मदर के वुम्ब में ही है बेटा. ठीक है, तो उसी टाइम क्या है, oogonia जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है. और कम से कम कितने फॉलिकल्स बन चुके हैं ऑलरेडी? 2 लाख to 20 लाख फॉलिकल्स जो है बन चुके हैं. क्या बन चुके हैं? 2 लाख to 20 लाख फॉलिकल्स. तो इस तरह से बहुत सारे मिलियंस नंबर में क्या होते हैं बेटा? प्राइमरी oocytes जो है बनकर तैयार रहते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ अ बेबी गर्ल. तो क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? मैं एक बार वापस से बोलती हूँ कि oogonia जस्ट इट इज वेरी सिमिलर. जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन से पहले स्पर्मेटोगोनिया से फॉर्म होता था स्पर्म, वैसे ही oogonia से फॉर्म होगा क्या बेटा? ओवम. ठीक है, तो यहाँ पर जो oogonia है, तो स्पर्म तो बेटा फॉर्मेशन कब हो रहा था? इट वॉज फॉर्मिंग व्हेन, जब चाइल्ड, मेल चाइल्ड जो है वो रीच कर रहे थे कौन से स्टेज? तो प्यूबर्टी स्टेज पे. ठीक है, तो oogonia जो है तभी फॉर्म नहीं होता. oogonia कोई वेट नहीं कर रहा भाई कि हाँ प्यूबर्टी स्टेज पे है तभी हम फॉर्म करेंगे. नहीं, इसने अपनी प्रिपरेशन ना, बेबी गर्ल जब बर्थ डिलीवरी भी नहीं हो चुकी होती है ना, जब बेबी गर्ल क्या होती है, मेल मम्मी के मदर के वुम्ब में ही रहती है, तो उसी वक्त क्या हो जाता है, इसका डेवलपमेंट और इसके जो है क्या बनने शुरू हो जाते हैं. तो बिफोर बर्थ क्या होता है बच्चे?
oogonia का डेवलपमेंट होके और कम से कम मिलियंस इन नंबर, कितने, ऑलमोस्ट मिलियंस में क्या है, प्राइमरी oocyte बन के तैयार रहते हैं। कैसे बन के बेटा, तो oogonia से अगर ग्रोथ बहुत सारी करनी है ना, आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि वेरेवर सेल जो है जहां पे ग्रोथ और डिवीजन होगा, ठीक है, जहां पे ग्रोथ और डिवीजन होगा जनरली, तो वहां पे क्या होगा ना बेटा, वहां पर होगा आपका माइटोसिस। क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ सेल डिवीजन विल टेक प्लेस ड्यूरिंग ग्रोथ, वो होगी माइटोसिस। तो यहाँ पे जो मिलियंस में नंबर बनाया है ना, वो कैसे बनाया होगा, माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, तो यहाँ पर प्राइमरी oocyte तो बन के बहुत सारे तैयार है, कब तक, तो वही ये यहाँ पे बहुत सारे उनमें से एक जो है सेलेक्ट हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद प्राइमरी oocyte बन के तैयार है बिफोर बर्थ, ठीक है, क्लियर। और फिर बिफोर बर्थ जो है ये प्रोफेज स्टेज में आके क्या हो जाता है बेटा, हॉल्ट ले लेता है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे ना रुक जाता है, क्या करता है, ये रुक जाता है। oogonia का फॉर्मेशन जो है यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। जैसे ही बर्थ हो जाती है फीमेल की, तो बिफोर बर्थ ये सब करके यहाँ तक जो है ये सारी चीजें होकर वो क्या हो जाती हैं, फिनिश होके खत्म हो जाती हैं। ठीक है बेटा, क्या हो जाएंगी, यहाँ तक ये वाला प्रोसेस होके क्या हो जाएगा, एक हॉल्ट लेगा। जैसे है ना, अगर कहीं ट्रेन चलती होती है और फिर ऐसा लेते हैं ना कि मतलब एक स्टॉपेज आया एंड देन वहां पर 15 मिनट का स्टॉपेज और फिर उसके बाद चलेगी ट्रेन, तो कुछ ऐसा ही समझिए आप लोग। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पर आके प्राइमरी oocyte फॉर्म करके बैठा हुआ है आराम से। ठीक है, तो ये बैठा हुआ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस है, क्या है, यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस है, जब ये स्टार्ट करेगा क्या रिलीज करना, GnRH, एंड यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस GnRH, दिस इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GnRH बच्चों, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाड्स, ओके। सो बेसिकली जब ये रिलीज होता है ना बेटा GnRH, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या देता है, मैसेज देता है कि भाई अब जो है you start releasing these hormones, that is FSH and LH। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे FSH और LH जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेगा ओवम के फॉर्मेशन में। ठीक है, किस चीज के फॉर्मेशन में बेटा, ओवम के फॉर्मेशन में। और यहाँ पर अगर आप, ये मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया है, जो मैंने आपको बोला कि प्राइमरी oocyte जो है बन के बहुत सारी तैयार रहती है ना तैयार। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेडी है प्राइमरी oocyte बन के यहाँ तक। अभी मैं बिफोर बर्थ की बात कर रही हूँ। ठीक है बच्चे, तो बर्थ तो हो गया, प्राइमरी oocyte बहुत सारी बन के रेडी है। जैसे ही बच्ची जो है 11 to 13 ईयर्स में हो, प्यूबर्टी एज रीच करती है, कहाँ, प्यूबर्टी हिट करता है, किसको, चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड को, व्हेन प्यूबर्टी इज हिट, जब प्यूबर्टी हिट होता है तो क्या होगा, GnRH के रिलीज की वजह से प्यूबर्टी हिट होगा फीमेल में, और प्यूबर्टी हिट जैसे ही होगा तो ये जो प्राइमरी oocyte है इनमें से एक सेलेक्ट हो जाएगा, और इसका क्या होगा बच्चे, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। एंड वी नो कि मियोसिस जब होता है ना बेटा, तो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है। क्या हो जाता है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो बेटा अगर आप देखोगे यहाँ, तो ये क्या है, 2n है, दिस इज डिप्लॉयड, दिस इज ऑल्सो डिप्लॉयड। बट जब मियोसिस हो जाएगा तो ये जो oocyte है उसका नंबर क्या हो जाएगा बेटा, क्रोमोसोम का नंबर, इट विल बी हैप्लॉयड, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वी ऑलरेडी नो, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ड्यूरिंग इनिशियल लेक्चर्स ऑफ रिप्रोडक्शन चैप्टर, जब मैंने आपको बताया था कि भाई होता क्या है एग्जैक्टली, है ना, तो मैंने काफी डिटेल में थोड़ा बहुत बता रखा है आपको। तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं सो दैट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन पाए। ठीक है बच्चे, तो यहां पर होती है अनइक्वेशनल डिवीजन। क्या होती है बेटा, मियोसिस में ये जो डिवीजन है वो होती है अनइक्वेशनल, अनइक्वल डिवीजन होती है। क्यों भाई, क्यों अनइक्वल क्यों होती है? अब देखो बेटा, अगर हम बात करें ना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो मियोसिस होती है उसमें इक्वल डिवीजन होती है। क्या होती है, इक्वल डिवीजन। पर यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होती है। अब आप बोलोगे मैम क्यों होती है अनइक्वल डिवीजन? अब बेटा मैंने बताया था ना कि प्रोफेज 1 में रुक जाता है ये, ठीक है, तो अब ये कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये वाला प्रोसेस, ये वाला जो सेल डिवीजन है ये कंटिन्यू होगा, मियोसिस होगा। और जैसे ही इस प्राइमरी oocyte का मियोसिस होता है तो ये एक पोलर बॉडी फॉर्म करती है। आप देख रहे हैं छोटी सी पोलर बॉडी फॉर्म हुई है। क्या हुई है, छोटी सी पोलर बॉडी फॉर्म हुई है। और इधर एक बड़ी सी सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुई है विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या कंटेन कर रहा है बेटा, इट इज कंटेनिंग अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, और यहां पर हमने ना इसको साइटोप्लाज्म बिल्कुल भी नहीं दिया।
क्यों नहीं दिया साइटोप्लाज्म? रीजन है। देखो बच्चे, अगर हम बात करें, आपको पता है फ्यूजन कब होता है? जब स्पर्म और ओवम का मीट होता है, राइट। एंड स्पर्म की अगर हम बात करें तो स्पर्म में जो है ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, नहीं होता है, ठीक है। तो जब अगर मान लो मीट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट, राइट। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट फ्यूजन के बाद। तो इसलिए अब जाइगोट बन जाएगा बेटा, तो उसके न्यूट्रिशनल ग्रोथ के लिए, उसके इनिशियल डिवीजन के लिए, जब तक कि वो यूट्राइन वॉल में उसका इम्प्लांटेशन नहीं होता है ना, यूट्राइन वॉल में जब तक उसका अटैचमेंट नहीं हो जाता है, तो तब तक के लिए उस बेटा उस साइट पे, उस ओवम में साइटोप्लाज्म होना चाहिए ना, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस डिवीजन को बोला है अनइक्वल डिवीजन। कैसा हो रहा है? अनइक्वल। एक तो छोटी सी पोलर बॉडी बन रही है और ये बड़ी सी सेकेंडरी oocyte बन रही है। देखो, अनइक्वल इसलिए किया, डिवीजन इसलिए जरूरी था, रीजन क्योंकि हमें ना बेटा हैप्लॉइड चाहिए था। क्या चाहिए था? हैप्लॉइड। हमें ना एन चाहिए था, ठीक है। तो वो एन तब तक नहीं होता जब तक कि ये मियोटिक डिवीजन नहीं होता। सो आई होप इट इज क्लियर। या इट इज क्लियर, इट मस्ट हैव बीन क्लियर। ओके, तो होता क्या है बेटा, ये जो पोलर बॉडी है ना, ये थोड़ी देर में क्या होता है? इट गेट्स डीजेनरेटेड। बट जो ये सेकेंडरी oocyte है, ये क्या होगी? इसकी ग्रोथ होगी। अब जरा इसी चीज को हम यहाँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे प्राइमरी oocyte का ही जब स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज में, क्या होता है ना, जैसे ही लड़की ना, जैसे ही एक फीमेल चाइल्ड, ठीक है, वो प्यूबर्टी हिट करती है, तो उसका जो प्राइमरी फॉलिकल है उसका डेवलपमेंट होना क्या होता है बच्चे? इट गेट्स स्टार्टेड। तभी तो हम बोलते हैं जैसे ही प्यूबर्टी हिट करेगी ना फीमेल चाइल्ड, तो शी विल बी हैविंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, विच इज ऑफ 28 days। डोंट वरी, ऐसा कोई बहुत नई चीज नहीं बोल रही हूं मैं, क्योंकि हम लोग ये चीज पढ़ने वाले हैं। वी विल बी आई थिंक कवरिंग इन द नेक्स्ट सेशन में भी। ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। या सो व्हाट आई वाज सेइंग, तो यहाँ पे बेटा ये क्या है? ये प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है और ये प्राइमरी oocyte अब ग्रोथ हो गई। और ये आप ब्लैक वाला देख रहे हो, देखो बेटा, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी ओवरी में डेवलपमेंट जो हो रहा है, फॉलिकल डेवलपमेंट, वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। तो आपको बेटा अगर समझ में आने में दिक्कत हो रही है तो आप इससे पहले वाला जो सेशन है उसको जाके अच्छे से देखिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो बेटा, अचानक से कोई चीज आपको नहीं समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप समझोगे तभी अच्छा होगा। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे क्या होता है मैं बता रही हूँ कि ये ग्रैन्युलोसा सेल्स है। ये जो ब्लैक मैं बता रही हूँ ये क्या है? ये ग्रैन्युलोसा सेल्स है। क्या है बेटा? ये है आपके ग्रैन्युलोसा सेल्स। क्या है? ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है। तो अब ये जब ना ये आगे जाके क्या होगी, ये प्राइमरी oocyte की और डेवलपमेंट होगी और ग्रोथ होगी, तो ये जो है ग्रैन्युलोसा सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हो बहुत सारे नंबर और लेयर बढ़ गई है, ठीक है। और यहाँ पर एक एक्सटर्नल कवरिंग भी बन गई है विच इज ऑल्सो नोन एज थीका। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि आपने देखा यहाँ GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या कर रही है? कमांड कर रही है, भाई FSH रिलीज करो। क्या कह रही है? FSH रिलीज करो। और FSH का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और आपको पता है ओवरी के अंदर क्या हो रहा है बच्चे? फॉलिकुलर डेवलपमेंट। सी व्हाट वी आर सेइंग इट, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, है ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। तो बेटा यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल कैसे कन्वर्ट हो गया? बिकॉज उसकी ग्रोथ हुई, उसकी क्या हुई? डेवलपमेंट हुई। तो वो क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन दैट इज FSH विच इज नोन फॉर फॉलिकुलर ग्रोथ। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो है प्राइमरी फॉलिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल और ये आउटर कवरिंग एक बना लेता है जिसको हम बोलते हैं थीका। ठीक है, अब ये थीका भी आगे अपन देखेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब और ग्रोथ होगी भाई, अभी और ग्रोथ होगी। अभी तो FSH ने अपना काम ही शुरू किया है। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ना शुरू ही किया है। ठीक है, तो अभी अपने को बहुत पढ़ना है, तो वैसे FSH का भी अभी काफी काम है। ठीक है, लेट्स सी। तो बेटा हमने ये देख लिया कि सेकेंडरी oocyte तो है कि बन गई। हमने ये भी बता दिया आपको कि भाई साइटोप्लाज्म इसमें क्यों ज्यादा है। तो साइटोप्लाज्म इसमें इसलिए ज्यादा है, रीजन कि जब तक जाइगोट जो है डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होके
इम्प्लांटेशन ना हो जाए, फाइनली यूट्राइन वॉल में क्या हो जाएगा, उसकी अटैचमेंट ना हो जाए, तब तक के लिए उसको क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन तो मिलना चाहिए ना। जो न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा बच्चे, जो न्यूट्रिशन मिलेगा इसी ओवम, ये जो ओवम में साइटोप्लाज्म है उससे मिलेगा। ओके नाउ अब सेकेंडरी oocyte का जो है वो यहाँ पे देखो, सेकेंडरी oocyte जो है ये फिर मेटाफेज 2 में ना ये हॉल्ट पे चली जाती है। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने बनाया ना एक इस तरह से हॉल्ट बनाया ना, तो ये यहाँ पर फिर से ना एक स्टेशन पे रुकती है, क्या करती है, वापस से एक स्टेशन पे रुकती है। ठीक है बच्चा, अब ये वापस से एक स्टेशन पे जो रुकी है, तो ये जो बेटा मियोसिस 2 हो रहा है, क्या हो रहा है, मियोसिस 2। ये देखो मियोसिस 2 होने से पहले ये सेकेंडरी फॉलिकल बना। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल की और ज्यादा क्या होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी फॉलिकल। और आपको पता है ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द FSH, किस हार्मोन की वजह से, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, विच इज रिच सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन। तो बेसिकली अगर हमें ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए, इफ there could be a question asked like कि FSH मतलब एस्ट्रोजन क्या करता है, what is the role of estrogen, तो क्या हम बोल सकते हैं what is the role of estrogen, तो क्या हम बोल सकते हैं कि that it will be helping in the follicular development, है ना, फॉलिकुलर डेवलपमेंट किसमें, तो ओवम। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं बेटा कि ओवम का जो फॉलिकुलर मतलब फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल जो बन रहा है, कैसे, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल और टर्शियरी से फाइनली ग्राफियन फॉलिकल, जब तो क्या हो रहा है, मतलब तो हम बोल सकते हैं कि ओवम की ग्रोथ में कौन सा हार्मोन हेल्प कर रहा है, तो इट इज एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन बच्चे, एस्ट्रोजन हेल्प कर रहा है, कौन सा, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो अपने को याद रखना है, ठीक है, रखना याद। चलिए हाँ, तो अब देखिए, तो ये हो गया, तो यहाँ पे टर्शियरी फॉलिकल का भी डेवलपमेंट हो गया। अभी ये हमने सब पढ़ा था, ये जोना पेल्यूसिडा लेयर है येलो कलर का जो मैंने दिखाया है। ठीक है, ये एंट्रम है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, और ये बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल्स। फिर फाइनली ये ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है। मैंने बोला कि बेटा लास्ट सेशन को अच्छे से देखिए, अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो रही है समझने में, तो क्योंकि आपको तभी दिक्कत होगी जब आपने लास्ट सेशन अच्छी तरह से नहीं देखा है। क्लियर ओके, सो दिस इज ग्राफिन फॉलिकल। फाइनली ग्राफिन फॉलिकल बन गया है। अब देखो बेटा, देखो ग्राफिन फॉलिकल बन गया है, मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte जो है वो मैच्योर हो गई है। क्या हो गया, ये सेकेंडरी oocyte इज मैच्योर्ड नाउ। मैच्योर मतलब अब ये रिलीज करने के लिए क्या है, तैयार है। क्या है, तैयार है। ठीक है, तो जनरली बेटा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है, तो आपको पता है फीमेल जो है मंथली उनके पास उनके बॉडी में जो है एक 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है, इट्स गोइंग ऑन। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब बेसिकली अगर स्पर्म नहीं मीट कर पाया ओवम तक, तो अगर स्पर्म आया तो ये जो है तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये मेटाफेज 2 हॉल्ट वाला जो है उससे यहाँ पे ओवम का डेवलपमेंट होगा, वापस से मियोसिस 2 डिवीजन होगा, जिसमें एक पोलर बॉडी बनेगी वापस से, और एक क्या बनेगा, ओवम बनेगा। ठीक है, तो ओवम बड़ा होगा और पोलर बॉडी, अगेन ये पोलर बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, ये डीजेनरेट हो जाएगी। और मैंने आपको बताया है कि ओवम जो है वो क्यों बड़ा होगा एंड व्हाई इट इज कंटेनिंग अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म। आपको पता है, बिकॉज इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जाइगोट अगर फ्यूजन हो गया तो ये तभी ओवम रिलीज होता है, ओवम फॉर्म होता है, सेकेंडरी oocyte से डेवलप होके ओवम फॉर्म होता है। कब, व्हेन क्या होता है, जब स्पर्म का एंट्री होता है। ठीक है, ऐसे जनरली क्या होता है बेटा, जब मेंस्ट्रुएशन के टाइम, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम, जनरली ये टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल से क्या हो गया, फाइनली सेकेंडरी oocyte मैच्योर हो जाती है और सेकेंडरी oocyte गेट्स रिलीज फ्रॉम द ओवरी। उसी प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, विच इज हैपनिंग ऑन 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब होता है बेटा, 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन होगा। डोंट वरी, हम लोग ये सारी चीजें वापस से पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, डोंट वरी, सब पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएंगी चीजें। और अभी फिलहाल जो है आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ओनली फर्टिलाइजेशन अकर देन सेकेंड हॉल्ट विल डिसअपीयर। तो फर्टिलाइजेशन जब बेटा हो जाएगा ना, तभी सेकेंड हॉल्ट जो है वो डिसअपीयर होगा। क्लियर, क्योंकि तभी मेटाफेज से क्या होगा,
आगे बढ़ेगा स्टेज, क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा स्टेज, ठीक है। चलिए, तो अभी देखो मैंने ये सारी क्लियर कर दी है। अब जरा हार्मोन का एक और चीज देख लेते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे दो हार्मोन थे जिसमें मैंने एफएसएच तो बताया है बट आपको एलएच नहीं बताया। एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। किसके लिए बेटा वो जिम्मेदार है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करा देता है भाई, ओव्यूलेशन कराने में हेल्प करता है। किस चीज में, ओव्यूलेशन कराने में, ठीक है। तो ये और ये कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही, तो रप्चर जैसे ही हुआ बेटा, रप्चर हुआ तो खाली सा ना ऐसे पैकेट सा होता ना, कुछ अपन रखते हैं पैकेट में और उसमें से हमने, मान लो एक चॉकलेट का पैकेट है, उसमें से हमने चॉकलेट निकाली तो रैपर बच गया ना, तो वैसे ही ना कुछ रैपर बचता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये रिलीज करता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन। क्या रिलीज करता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन देखो आप देख रहे हो यहाँ पे है, ये आपको याद रखना है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग फिर पढ़ेंगे, वैसे टेंशन नहीं लेने का, बट एक बार मैं बता दे रही हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम फिर से पढ़ेंगे। एस्ट्रोजन जो है नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, एफएसएच को। जब ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो ये एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देगा, अरे बस 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 करो भाई, हो गया फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है। और पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको, एलएच को। जब डेवलप हो जाएगा तो पॉजिटिव फीडबैक एलएच को दे रहा है, मतलब भाई एलएच को बोल रहा है चलो चलो ओव्यूलेशन करो। क्या करना है, अब ओव्यूलेशन करना है, मतलब ओवम रिलीज करो भाई, ग्रोथ तो हो गई फॉलिकल की, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रोजेस्टेरॉन जो है रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है किसको, एफएसएच को। नेगेटिव फीडबैक दे रहा है किसको, एफएसएच को, ठीक है। तो एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देगा, मतलब क्या होगा कि हाँ भाई रुक जाओ। क्या देगा, मतलब है कि रुक जाओ भाई, अब जो है तुम्हें फॉलिकुलर डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, है ना। क्योंकि भाई ओवम रिलीज होने को तैयार है, अब क्यों चाहिए फॉलिकुलर डेवलपमेंट, समझ रहे हो। और ये क्या करेगा, नेगेटिव एलएच को भी दे देगा प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि ऑलरेडी एलएच ने काम कर दिया है। क्या, एलएच ने काम क्या किया है, ओव्यूलेशन करके ओवम को रिलीज कर दिया है, ठीक है। तो समझ में आया इस हार्मोन का क्या फंक्शन हो रहा है। तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ा बता दिया आपको। एक बार अपन ये सारी चीजें, ये जो इतना बड़ा टेबल मैंने ये लिखा है, भाषण जो दिया है आपको, वापस से मैं ये लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना शॉर्टकट में, एंड आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। काफी स्लो हमने समझाया, वापस से मैं बता रही हूँ, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिए। जैसे स्पर्मेटोगोनिया था स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम, वैसे ही oogonia है किस टाइम पे, oogenesis के टाइम, ठीक है बेटा। oogonia जो है ये कब स्टार्ट होता है फॉर्म होना, ड्यूरिंग नॉट बर्थ, जब मदर वुम्ब में ही फीमेल बेबी रहती है, मदर वुम्ब में ही बेबी गर्ल होती है, उसी वक्त क्या होता है बेटा, ओवरी में oogonia का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया भाई। oogonia जो है एकदम माइटोटिक डिवीजन करके बहुत सारे मिलियंस में क्या बना दिए इसने, oogonia बना के रखे हुए हैं, और ये प्राइमरी oocyte बना के उस स्टेज पे रुका हुआ है। किस स्टेज पे बच्चे, तो प्रोफेज 1 तक तैयार होके एकदम बैठा हुआ है कि भाई जैसे ही मौका मिलेगा ना, जैसे ही आएगा ना प्यूबर्टी, ऐसे अपन फटाफट से करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फटाफट से डेवलपमेंट करेंगे और फटाफट से ओव्यूलेशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आया, फटाफट से ओवम रिलीज करेंगे। तो ये हो गया। तो प्राइमरी oocyte बनके और क्या होती है, ये रुकी हुई होती है कौन से स्टेज पे, प्रोफेज 1 स्टेज पे, ठीक है। तो भाई, तो यहाँ पे प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल बनके ऑलमोस्ट तैयार है, ठीक है बेटा। अब देखो, तो इसी प्राइमरी oocyte में से एक मान लो हमने सेलेक्ट कर लिया और इसका हो जाता है मियोसिस 1। क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है, मियोसिस होता है। अब मियोसिस में भी किस टाइप का डिवीजन होगा, अनइक्वल। कैसा डिवीजन, अनइक्वल। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अनइक्वल डिवीजन क्यों हो रहा है, क्योंकि अनइक्वल डिवीजन इसलिए हो रहा है बेटा बिकॉज सेकेंडरी oocyte में वी नीड अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि स्पर्म इज नॉट कंटेनिंग एनी अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अगर बेटा फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होना चाहिए। किस चीज के लिए, कि भाई जब तक फैलोपियन ट्यूब से मूव करके जाइगोट को जाने में वक्त लग रहा है, कहां पे, यूटेरस में अटैच होने वक्त के टाइम तक उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे फिर एक पोलर बॉडी है जो कि डीजेनरेट हो जाती है और इस तरह से एक बड़ा सेकेंडरी oocyte, फिर ये मेटाफेज 2 में जाके हॉल्ट पे रहता है। बट अगर देखो बेटा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो, स्पर्म की एंट्री नहीं हुई, ठीक है,
फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये तो ओवम का डेवलपमेंट आगे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सिंपली ये सेकेंडरी oocyte जो है यहाँ पे मैच्योर होके फाइनली इट विल गेट रिलीज फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। बट अगर ऐसा फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये ओवम बन जाएगा और फाइनली मियोसिस 2 के बाद ये अगेन अब फाइनली मेटाफेज 2 के बाद भी आगे के स्टेजेस जो हैं कंटिन्यू होंगे, क्लियर। और मैंने ऑलरेडी आपको ये हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हुआ है एंड GnRH ने एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या दिया है, मैसेज दिया कि भाई तू रिलीज कर FSH और LH, जिसमें FSH का काम क्या है बेटा, ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट तो FSH ही कर रहा है, ठीक है, और ओव्यूलेशन भी। बाकी हमने काफी अच्छी तरीके से आपको हार्मोनल कंट्रोल भी समझा रखा है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा जरा यहां देख लेते हैं, ये पिक्चर मैंने ऑलरेडी आपको बना के दिखाई हुई है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो मैम कुछ नया दिखा रही है, ठीक है। तो इसलिए जिनको नया लग रहा है वो जाके पहले वाले लेक्चर को देखिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो बेटा काम नहीं चलेगा, ऐसा शॉर्टकट से काम नहीं चलता, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 12th बोर्ड्स और वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, ऐसा शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू हैव अ कीन कंसंट्रेशन। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, सारी चीजों को अच्छे से शुरू से लेके लास्ट तक पढ़िए। देखो मैंने जो भी क्लासेस ली हैं उसमें मैंने बेसिक्स से स्टार्ट किया है कि आपको अगर कहीं बेसिक्स में भी कोई प्रॉब्लम है तो आपके बेसिक्स भी मैं क्लियर करती जा रही हूँ, ठीक है। तो आप जब भी ये लेक्चर देख रहे हो उससे पहले आप 2 लेक्चर शुरू से शुरू करो, सिंपल है, ऐसे बीच से नहीं होता है बेटा, ठीक है। चलिए अब देखो, तो यहाँ पर देखो बेटा ये ओवरी की पिक्चर है, ठीक है, जिसमें प्राइमरी फॉलिकल है। ये क्या है, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल है, यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल है। देखो आप देखो यहाँ पे बहुत सारी ना oogonia बनी हुई है, जिसमें से एक का डेवलपमेंट होता है प्राइमरी oocyte का और फिर ये बन रहा है प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे ग्रो होके ना सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, फिर टर्शियरी फॉलिकल बन रहा है। ये आपको दिख रहा है इस तरह से, इसको ना एंट्रम बोलते हैं, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फाइनली ग्राफियन फॉलिकल जब बिल्कुल अच्छी तरह से क्या हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है इसकी, तो क्या हो जाता है बेटा, इससे रिलीज हो जाता है ओवम, ठीक है। और ओवम रिलीज होने के बाद एक रैपर लाइक स्ट्रक्चर बचता है जिसको मैंने बोला आपको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जो कि बेसिकली क्या होती है, येलो कलर्ड बॉडी होती है। क्या होती है बेटा, येलो कलर्ड बॉडी होती है। एंड अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, तो इट रिलीज दिस प्रोजेस्टेरॉन। क्या करती है बेटा, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरॉन। बोलती है FSH और LH दोनों को नेगेटिव फीडबैक देती है, भाई अब शांत हो जा, तेरा काम हो रखा है ऑलरेडी, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि ये जब प्रेगनेंसी पीरियड हो जाता है बेटा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये स्टे करता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं अटेन हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये एल्बिकन्स बोलते हैं इसको। और ये ना व्हाइट कलर्ड बॉडी होती है। क्या होती है ये एक व्हाइट कलर्ड बॉडी होती है, ठीक है। तो अब ये कन्वर्ट होके और फिर धीरे धीरे ये डीजनरेट हो जाती है अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, मतलब अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो। लेकिन अगर प्रेगनेंसी होती है तो मैंने बोला ना ये यहाँ पे 9 मंथ्स तक रुका रहेगा ओवरी, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओवरी का जो ये साइकिल है ये यहीं पे स्टॉप हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम स्टे करता है, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ओके, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, आई होप सो। तो आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी चीजें, ठीक है बेटा। यहाँ पे ब्लड वेसल्स जुड़े हुए हैं जो बेसिकली ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स होंगी तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ ओवरी के जो सेल्स हैं, ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। क्या हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें, जरूर करेंगे, बहुत हो गया, काफी समझ के आए हम लोग, ठीक है। तो ऐसा करते हैं अपन NCERT को कवर करते हैं। हमने जो भी चीजें पढ़ी है अभी आपको लगेगा कि हाँ भाई हमने तो सारी की सारी NCERT पढ़ ली, ऐसा तो कुछ छूटा ही नहीं अपने पास, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, हमने पढ़ा है अभी कवर क्या है, oogenesis को। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट, इसी को तो बोलते हैं बेटा oogenesis। मैच्योर फीमेल गैमेट को ही तो ओवम बोलते हैं और ओवम के ही फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, oogenesis। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ठीक है, which is markedly different from spermatogenesis। अच्छा, spermatogenesis से डिफरेंट क्यों है बेटा, क्योंकि spermatogenesis में जो है क्या हो रहा है, जरा देखिए क्या डिफरेंस है। देखो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में ना इक्वल डिवीजन हो रहा है, वहां पे कोई पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वेयर एज oogenesis में मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हो रही है और क्या हो रही है बेटा,
पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, विच गेट्स डीजेनरेटेड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। अपन ये दो चीज इसलिए कर रहे हैं, रीजन क्योंकि अपने को भाई हैप्लॉइड स्ट्रक्चर चाहिए, अपने को नॉर्मल बेबी करना है, अपने को ये मतलब वो नहीं करना है, मतलब होता है ना एलियन थोड़ी ना लाना है बेटा, नॉर्मल ह्यूमन बेबी की डिलीवरी चाहिए। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। कब होता है बेटा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज इनिशिएटेड होता है। और जब क्या होता है बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट बिफोर बर्थ। कब? जब बेबी गर्ल जो है वो मदर के वुम्ब में प्रेजेंट है। कहाँ है? मदर के वुम्ब में, ठीक है, तो फीटस है जाओ, वरना कपल ऑफ मिलियन, तो अभी यहाँ पे मिलियन गैमेट मदर सेल्स जो है फॉर्म हो गए, बहुत सारी ऊगोनिया फॉर्म हो रखी है विद इन ईच फीटल ओवरी। हर ओवरी में बहुत सारी ऊगोनिया जो है ऑलरेडी फॉर्म होके रखी है, और वो बहुत सारी कितनी है? तो कम से कम मिलियन में है, ठीक है बेटा। आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, ठीक है, तो ये जो है एडेड हो जाती है बर्थ के टाइम पे। दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू द प्रोफेज 1। ये जो है सेल स्टार्ट डिवीजन स्टार्ट कर देती है, और किसमें? प्रोफेज 1 में जाके रुक जाती है। मैंने आपको जो बोला तो ऑफ द मियोटिक 1, किसमें? मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज 1 स्टेज में आके रुकी हुई रहती है, ठीक है, और ये टेम्पररी अरेस्टेड हो जाती है एट दैट स्टेज, जिसको हम प्राइमरी oocytes बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte स्टेज पे आके ये रुकी हुई रहती है, और किसका इंतजार करती है कि हाइपोथैलेमस कब सिक्रीट करना करेगा? क्या स्टार्ट? GnRH, मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो क्योंकि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही क्या करेगा बच्चे? क्या करेगा? ये जो है प्यूबर्टी हिट करने में हेल्प करेगा, और जब प्यूबर्टी हिट हो जाएगी तो जरा आगे देखते हैं। इच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल। तो बेटा जैसे ही आगे का, तो ये क्या करेगा? ये जो है ग्रेन्युलोसा सेल्स कवर हो जाएगा और प्राइमरी फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजेनरेट। अब ये जो है ना फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल बन तो जाता है, उसमें ग्रेन्युलोसा सेल्स भी बन जाते हैं, बट ये फॉलिकल्स बहुत सारे क्या होते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक आते आते ना बेटा उसमें उनमें ना कॉम्पिटिशन हो जाती है, ठीक है। अब कंपटीशन बेटा ऐसा थोड़ी ना अपन नहीं है, हर जगह कंपटीशन है। कहा मैंने बताया था स्पर्म भी ओवम के पास पहुंचने में बहुत कंपटीशन है, और यहाँ देख रहे हो ओवम में भी कंपटीशन है, ठीक है। तो होता क्या है, मिलियंस जो है वो क्या होती हैं, वो जो है प्यूबर्टी तक आते आते 60,000 to 80,000 में रह जाती है। तो 60,000 80,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स जो है रह जाती हैं ईच ओवरी में। अब जो है फाइनली द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका। थीका मतलब बेटा आउटर कवरिंग को अपन थीका बोल रहे थे, जो किसकी वजह से? FSH की वजह से होता है। एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। और आपको पता होना चाहिए जब GnRH रिलीज होगा तभी क्या होगा? तभी कौन से हार्मोन रिलीज होंगे बच्चे? FSH एंड LH, ठीक है। तो जब GnRH रिलीज होगा तभी FSH एंड LH। तो इसी इसका मतलब है कि थीका और सेकेंडरी फॉलिकल्स वगैरह डेवलपमेंट जो है वो तब होगा जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। द सेकेंडरी फॉलिकल soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity called antrum। मैंने बोला कि fluid filled cavity एक होती है which is called as antrum। यहाँ पे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लास्ट सेशन में जब भी मैंने कराया था ओवरी का डेवलपमेंट, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, तब मैंने बहुत क्लियरली ये चीजें बता रखी है। समझ में आ रहा है, ठीक है। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड टू एन इनर थीका एंड, मतलब जिसको थीका इंटरनल भी बोलते हैं, आउटर थीका जिसको थीका एक्सटर्नल भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। इट इज एन अनइक्वल, मैंने क्या बोला? ये एक अनइक्वल डिवीजन है। क्या है बेटा? अनइक्वल डिवीजन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte का क्या हो रहा है बेटा? फॉर्मेशन हो रहा है विथ अ टाइनी पोलर बॉडी। और आपको पता है कि टाइनी पोलर बॉडी बस इसलिए है ताकि अपना हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बने, और oocyte जो है बड़ा सा होता है विच इज कंटेनिंग अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म। मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि क्यों। जरा आगे देखते हैं। द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। क्या है बेटा? न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस? अरे बेटा एडवांटेज यही है, मैंने बोला ना कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेटा जाइगोट तो ये फैलोपियन ट्यूब में यहाँ तक होती है ना, एम्प्यूरा में फर्टिलाइजेशन, एम्प्यूला से मूव करके कहाँ? एम्प्यूला से मूव करके, सॉरी ये मेरा यूट्रस है ना, तो यहाँ से मूव करके यहाँ आने में जो इम्प्लांटेशन होगा तो उतना वक्त में बेटा कुछ तो चाहिए, भूखा नहीं मर जाएगा बेचारा,
है ना। तो इसलिए उस ग्रोथ के लिए जो है यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी born out of first meiotic division divide further or degenerate? तो ये क्या होती है बेटा, डीजेनरेट हो जाती है। क्या होती है, वो डिवाइड नहीं होती है आगे, वो डीजेनरेट हो जाती है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, तो अभी इतना क्लियरिटी नहीं है, बट अपने को इतना पता है कि डीजेनरेट हो जाती है। तो टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल फिर वापस से मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है, और जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो फाइनली सेकेंडरी oocyte जो है ये एक न्यू मेम्ब्रेन बनाती है जिसको हम जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला था जोना पेल्यूसिडा वगैरह को क्या होता है कि ये जो है स्पर्म को पेनिट्रेट करके जाना पड़ता है, जो कि एक्रोसोम में एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उनसे हेल्प होती है, ठीक है, सराउंडिंग इट। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी, तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करके सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देती है। अगर बेटा फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसको हम ओवम बोलते हैं, फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कब होती है, ओव्यूलेशन इज हैपनिंग ऑन द 14th डे। कब हो रही है, 14th डे, ठीक है। तो कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन oogenesis एंड जो भी है स्पर्मेटोजेनेसिस? तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आपको नहीं लग रहा है कि हमने सारे ही पॉइंट्स कवर कर दिए, है ना? तो आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीजें और इजी भी लगा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी इश्यू है, तो जस्ट कमेंट्स कीजिए कमेंट सेक्शन में, जब ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं, ठीक है। आगे देखिए। हाँ, अब देखो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में जो डिफरेंस है, तो आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ बेटा एनसीईआरटी हमारे भगवान है, ठीक है, भगवान है ना, तो भगवान की ना हम एकदम अच्छी तरह से पूजा करेंगे भाई, जानना पड़ेगा भगवान को अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे स्पर्म का जो हो रहा था, तो स्पर्मेटोगोनिया से डिफरेंस, स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट हो रहा था, और यहाँ पे oogenesis में oogonia से स्टार्ट हो रहा था, देख रहे हो, ठीक है। और कब हो रहा है, देखो बेटा स्पर्मेटोगोनिया एट प्यूबर्टी स्टार्ट हो रहा है, बट आपको पता है कि oogonia जो है ये कब है, बिफोर बर्थ ही, फीटल लाइफ दिखा हुआ है, क्या है, फीटल लाइफ। और ये जो है बर्थ जब प्यूबर्टी में आती है, तो ये प्यूबर्टी से ही शुरू होता है, वेयर एज oogonia जो है फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाता है oogonia का डेवलपमेंट। और प्राइमरी oocyte बन के ये क्या करती है, रुकी हुई रहती है, कौन से, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के कौन से, प्रोफेज 1 स्टेज पे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंड डिवीजन होगा स्पर्मेटिड्स, एंड देन फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है और यहाँ पर 23 हो रहा है इन दोनों के स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब देखिए जब प्यूबर्टी हिट करती है फीमेल, तो फाइनली जो है यहाँ पे मियोटिक डिवीजन आगे बढ़ता है, और फिर क्या होता है, ये जो है एक पोलर बॉडी बनाती है और एक जो है सेकेंडरी oocyte बनाती है। जो सेकेंडरी oocyte जो है जिसका फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है तभी सेकेंडरी oocyte बनती है, आपको पता है, ठीक है। तो और फाइनली ओवम रिलीज होता है। तो इस तरीके से दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, एंड आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होगा डिफरेंस क्या oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो, ये जो भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, या तो जो एमसीक्यूज हैं वो ऑब्वियसली नीट के लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है नीट में ही हो सकता है, बोर्ड्स में भी आ सकते हैं, ठीक है बेटा। और बाकी जो है, जो हम अभी जो भी करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सारे क्वेश्चंस। अब देखिए, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इन ह्यूमन फीमेल द मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड। ह्यूमन फीमेल में मियोसिस 2 कब तक कंप्लीट नहीं होगा बेटा, कब तक कंप्लीट नहीं होगा? मैंने क्या बोला था कि सेकेंडरी oocyte रिलीज जाता है तभी, कहाँ पे, मेटाफेज 2 पे रुका हुआ रहता है ना, रुका हुआ रहता है, और वो मेटाफेज 2 आगे तभी बढ़ेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो अपने को पता करना चाहिए कि कब ये होगा, फर्टिलाइजेशन के टाइम कब होगा बेटा। तो ह्यूमन फीमेल में मियोसिस 2 नहीं कंप्लीट होता है अंटिल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इट गेट्स कंप्लीटेड, इट गेट्स कंप्लीटेड, इट गेट्स कंप्लीटेड। और ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स जाइगोट, ठीक है बच्चे, ये क्या बनाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis? तो क्या आप लिख लोगे? बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो स्पर्मेटोजेनेसिस पूछ देगा बेटा आपको, ठीक है ना, और या फिर oogenesis पूछ देगा, मे बी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो क्या आप लोग बना लोगे? मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेम ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स एंड देयर रोल इन ओव्यूलेशन. नेम ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स एंड देयर रोल इन ओव्यूलेशन. हम ओव्यूलेशन की बात कर रहे हैं. गोनाडोट्रोपिन्स क्या क्या है बेटा? FSH है और क्या है? LH है. ठीक है, FSH है और LH है. FSH क्या काम कर रहा है? FSH किस में हेल्प कर रहा है? ऑब्वियसली फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है ना बेटा. अभी तो बताया है किस चीज में हेल्प कर रहा है? फॉलिकुलर डेवलपमेंट में. ठीक है, और ये किस चीज में हेल्प कर रहा है? LH. LH इन इज हेल्पिंग इन ओव्यूलेशन. किस चीज में बेटा? ओव्यूलेशन में. इसी की वजह से ग्राफिन फॉलिकल जो है, ग्राफिन फॉलिकल क्या रिलीज करता है? तो ग्राफिन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है और फिर इसकी वजह से क्या हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है. क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है. और आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोल रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन. क्या बोल रहे हैं बेटा? प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, तो हमने ये काफी कई बार अभी पढ़ लिया है. काफी स्लो में ले जा रही हूँ. आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी इशू होना चाहिए. ठीक है, नाउ यहाँ पे है डायग्राम ऑफ स्पर्म एंड लेबल द पार्ट्स. सॉरी, इट्स LABEL. लेबल द पार्ट्स एंड देयर फंक्शन. ठीक है बेटा, तो स्पर्म का डायग्राम जो है आपको पता है, हमने अच्छी तरह से पढ़ा था, काफी अच्छी तरह से पढ़ा था. स्पर्म जो है 3 टाइप्स में डिवाइडेड है. हेड है ना, नेक और टेल है ना बेटा. जिसमें हेड में क्या था ना, हेड में आपको याद होगा यहाँ पे एक्रोसोम था which was containing a lot of enzymes and as well as क्या, न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल कंटेन कर रहा था. नेक में बेटा सेंट्रियोल्स था, इसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल था. ठीक है, और टेल में तो वही, टेल का काम क्या था? विप्लैश मूवमेंट में. ठीक है, किस में हेल्प कर रहा था? विप्लैश मूवमेंट. तो आई डोंट थिंक कि आपको दिक्कत होनी चाहिए. ठीक है, एक बार अगर आपको वापस से स्पर्म का स्ट्रक्चर देखना है तो लास्ट सेशन का जो पूरा वीडियो है उसको अच्छी तरह से देखें. ठीक है, हाँ. अब दूसरा क्वेश्चन है, द स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी. कब स्टार्ट होता है बेटा? प्यूबर्टी में. इन ह्यूमन मेल ड्यू टू तो बेटा मैंने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस है या फिर गैमेटोजेनेसिस. सिंपली अपने को ना ज्यादा इधर उधर करना ही नहीं है, अपने को एकदम शॉर्टकट में याद रखना है चीजें. भाई गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा. और क्यों होगा? ऑब्वियसली ओनली ड्यू टू GnRH, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. किसकी वजह से? गोनेडोट्रोपिन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, तो इस वजह से. और GnRH, बस ये अपने को याद रखना है कि GnRH का काम ही है क्या? गैमेटोजेनेसिस करवाना. अब गैमेटोजेनेसिस के अंदर आपको पता है, गैमेटोजेनेसिस के अंदर आपको पता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो या फिर oogenesis हो, दोनों में काम आएगा. है ना, हो गया ना शॉर्टकट तैयार अच्छी तरह से. तो इंक्रीज इन GnRH होगा जो कि क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा. दैट कुड बी oogenesis एज वेल एज स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन या फिर ओवम का फॉर्मेशन. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए, अब यहां पर क्वेश्चन है, फ्रॉम नॉर्मल फर्टिलिटी व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज. आपको पता है बेटा ड्यूरिंग ईच इजैकुलेशन कम से कम मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं. है ना, कम से कम मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है एक इजैकुलेशन में, एक इजैकुलेशन के टाइम जो जितना सीमेन रिलीज होता है उसमें रहते हैं. बट बेटा वो जो सीमेन है उसमें कम से कम नॉर्मल फर्टिलिटी रेट जो है उसके लिए क्या चाहिए? 60% सीमेन जो है ना, 60% स्पर्म्स जो है वो क्या होने चाहिए? 60% स्पर्म जो है एकदम एक्टिव मोड में होने चाहिए बेटा. क्या होना चाहिए? एकदम एक्टिव मोड. ठीक है, एक्टिव मोड इन द सेंस भाई, एक्टिव मोड इन द सेंस कि भाई उनमें फुल एंजाइम्स होना चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब जो कि प्रोवाइड करती है. ठीक है, और क्या होना चाहिए बेटा? क्या होना चाहिए? और एक्टिव मोड में होना चाहिए, प्लस एकदम मूवमेंट, क्योंकि बेटा एनर्जी होगी तभी तो मूवमेंट करके ओवम तक जाएगा ना, तो ओवम तक जाएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा. समझ में आया? तो 60% जो है वो क्या होना चाहिए? नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए स्पर्म का. ठीक है बेटा, और मूवमेंट भी होनी चाहिए. आगे बढ़े. हाँ, अभी ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, जरा देखें. अभी हमने लाइन ये करी थी, द प्राइमरी oocyte ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट meiotic डिवीजन इज डैश एंड द डिवीजन इज डैश. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? प्राइमरी oocyte क्या हो रहा है? ग्रोज हो रहा है इन साइज. किसमें? साइज में ग्रो हो रहा है और कंप्लीट कर रहा है फर्स्ट meiotic डिवीजन.
तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब कंप्लीट कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं टर्शियरी फॉलिकल, और क्या बोलते हैं, एंड द डिवीजन जो है वो क्या होती है बेटा, अनइक्वल होती है। क्या होती है, अनइक्वल डिवीजन होती है। क्या होती है, अनइक्वल डिवीजन होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था एनसीईआरटी का से एकदम बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में आ गया। आगे बढ़ूं मैं। Next and last question is, which membrane is formed by secondary oocyte during oogenesis? This is also a question of NCERT, completely NCERT based question, as I've already told you. भगवान है हमारे NCERT। ठीक है, तो which membrane is formed by the secondary oocyte during oogenesis? तो अपने को सिंपली याद रखना है zona pellucida। क्या होता है बेटा, zona pellucida, जो कि आपको ये मेम्ब्रेन जो है फॉर्म करता है सेकेंडरी oocyte ड्यूरिंग कब, oogenesis के टाइम। ठीक है, तो और जोना पेलिसिडा आपको पता है, मैंने बोला स्पर्म जो है पेनिट्रेशन के लिए जोना पेलिसिडा को ही पेनिट्रेट करता है, तभी वो एंट्री मिल सकती है। ठीक है, और वो कैसे होता है, एक्रोजोम में ना कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करता है पेनिट्रेशन में। किसमें, जो ओवम का जो आउटर लेयर है जो कि जोना पेलिसिडा फॉर्म करता है, सेकेंडरी oocyte के ऊपर जो लेयर होती है। ठीक है, तो हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर जो है आज का सेशन, एंड आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है सेशन। एंड देन मैं सोच रही हूँ कि अभी आगे फिर हम और चीज़ें करते रहेंगे ऐसे ही। एंड आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं हो और आपने क्वेश्चंस ये समझे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, और इसी तरह से हम चीज़ें करते रहेंगे। ठीक है, पर इसके लिए आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, बस यहाँ से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू वर्क बाय योर सेल्फ, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी मतलब है एनसीईआरटी जाके पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिए। और अगर आपको क्वेश्चंस में दिक्कत है तो जस्ट comment in the comment section and I'm gonna solve it super soon. Okay, तब तक के लिए बाय बाय, और बस कीप स्माइलिंग। तो बाय कर दे जरा अच्छी तरह से, ये तो दिख नहीं रहा है बेटा, मैं अच्छे से बाय करूंगी। ठीक है, ठीक है, तो बाय बाय एंड बस कीप स्माइलिंग। ओके, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू।